अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेलकम टू जियो पाकिस्तान। क्या हाल है? हाउ इज इट फीलिंग टू बी बैक एट वर्क? बताइए, टाइमिंग्स भी बदल गए। आप अपने तासुरात बताएंगे या फिर आप लोगों से जानने की कोशिश कर रही हैं? मैं तो लोगों से जानने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे तासुरात तो हमारी सूरत पे ही होते हैं। वी आर एक्चुअली, इफ़ यू आस्क मी, आई एम हैप्पी, क्योंकि मुझे वो दोपहर का जो हम पूरा रमज़ानी दोपहर वाला शो करते रहे हैं 4 to 6 हमारा लाइव होता था, वो ज़रा मुझे लगता है कि हमारा टाइम बेहतर है सुबह वाला। बेहतर है। और अब पता है क्या, दिन भी इतने तवील हो गए हैं, सूरज इतनी जल्दी निकलता है और जब आप मतलब 7 बजे तो फुल प्रॉपर धूप चमक रही होती है। सो आपको वो अर्ली मॉर्निंग वाला एहसास जो है ना, वो अराउंड 5:30-6 बजे ही होता है, हो जाता है। और इससे डिले अगर आप दिन शुरू करें तो आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे ज़रूर ये एहसास होता है कि बहुत सारा वक्त ज़ाया हो गया है। सो अगर आपको आदत हो जाए सुबह जल्दी उठने की तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होती। और हम ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हम अभी रमज़ान में दोपहर में आपके साथ हुआ करते थे, एंड वी आर बैक तो हमें बड़ा इंस्टेंट कंपैरिजन मिल गया है ना कि तो दोपहर को, ऑल्दो आप लोगों ने काफ़ी हमारा साथ दिया और बड़ा अच्छा लगा कि उस टाइम पे हम सारे साथ थे, बट हमारा ओरिजिनल टाइम जो है वी आर ओके विद दैट और सेटल भी हो गए हैं जल्दी से। पूरी दुनिया में आपको पता है इसकी बात हो रही है, टैरिफ जवाबी टैरिफ, टैरिफ जवाबी टैरिफ। उसके बाद स्टॉक मार्केट्स जो है वो ऑलमोस्ट क्रैश कर रही हैं। उसके बाद होने वाले असरात, उसके बाद डिफरेंट कमोडिटी की प्राइसेस, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे वो गोल्ड हो। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है आज के दिन में कि द मार्केट्स हैव स्टार्टेड कमिंग बैक टू देयर सेंसेस। थोड़ी सी स्टेबिलिटी वापस आ रही है। बीजिंग या शंघाई और उसके बाद दीगर जो एशिया की मार्केट्स हैं, उनकी सूरत हाल हम आपको कुछ देर में पहुंचाएंगे। फिर पाकिस्तान की मार्केट आज क्या रिएक्ट करती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे कुछ और मसले भी हैं, मेरा ख्याल है पहले हम उन पे बात कर लेते हैं और फिर स्टॉक मार्केट पे तो ऑब्वियसली डिटेल में बात होगी। तो ज़रा कनाल्स का जो मसला है ना, नहरों का, सिंध दरियाए सिंध से वो मसला उलझता चला जा रहा है। इन द सेंस आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान नई नहरों की तामीर का मामला जो है वो उलझता जा रहा है और सियासी मैदान में तो नई नहरों की मुखालफत कर रही है। अब इसने कानूनी रास्ता भी अपना लिया है। पीपल्स पार्टी की हम बात कर रहे हैं, पहले मरहले में इसे कामयाबी भी मिली है और सिंध हाई कोर्ट ने कल इरसा का पानी दस्तयाबी का सर्टिफिकेट स्टे कर दिया है। तो बेसिकली उनको स्टे कर दिया है, उसके आगे अब वो कुछ कर नहीं सकते। इन द सेंस अब आपको बताएं कि दरख्वास्त गुजार किसान जो थे, जिनका नाम है कुर्बान मेतलो के वकील और सेनेटर पीपल्स पार्टी बैरिस्टर ज़मीर घुमरो का कहना है कि स्टे से दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर जो है वो रुक जाएगी। पीपल्स पार्टी इस मामले में बज़ाहिर किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ पर तैयार नज़र नहीं आते, बल्कि वो हुकूमत छोड़ने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध जवाद ढेरों ने भी तस्लीम किया है कि कानूनी तौर पर स्टे के बाद कैनाल्स की तामीर रुक जानी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा में सिंध का रुकन न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को तौहीन अदालत का नोटिस कर दिया है। दोनों अफसरान को 1 हफ्ते में अदालत तलब कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल को रिपोर्ट भी मांगी गई है। इरसा ने 25 जनवरी को चोलिस्तान और थल कैनाल की तामीर के लिए पानी की फराहमी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया था। वाज़ेह है, पीपल्स पार्टी अब यह समझ रही है कि नई नहरों के मामले पर अदालत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है और बज़ाहिर कर भी लिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले में वो अवाम के साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब, ये आम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल नामंजूर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं हो। और मैं हुकूमत का इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि आज तक जो इन कैनाल्स का एक्निक का अप्रूवल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराजात की वजह से मुस्लिम लीग नवाज ने जारी नहीं किया है। मगर ये मंसूबा अब ऐसा मुतनाज़ा बन चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आपको वॉर्न करती आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको ऐसे कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं लेने देंगे जिससे पाकिस्तान को और हमारे वफाक को नुकसान हो। अच्छा जी, ये भी आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट से स्टे तो ले लिया गया है, मगर लगता है कि ये मामला जो है यहाँ ख़त्म नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है कि नई नहरें निकालने से सिंध का पानी मुतासिर नहीं होगा। लीगी रहनुमा समझते हैं कि नई नहरों के मामले पर सियासत हो रही है और वफाकी हुकूमत अब तक पुरुमीद है कि इस तनाज़े पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर लिए जाएंगे। ऑल्दो बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट से लग नहीं रहा
बहुत ज्यादा ही वैसे आप लोग बात ही नहीं करना चाह रहे। अगर कोई इस बारे में ऑप्टिमिस्टिक है तो जिंदगी में बहुत ऑप्टिमिस्टिक है सीरियसली, बिल्कुल वो तो छोड़ने को राजी है पीपल्स पार्टी के, इस पे कोई समझौता नहीं होगा। हमारी आपको पता है हमने अभी ईद पे इंटरव्यू किया था सीएम सिंध मुराद अली शाह को, और उसमें उन्होंने नो इफ्स एंड बट्स, बड़े क्लियर थॉट्स भी थे और बड़ा क्लियर स्टांस भी था, तो वो आप तक पहुंचा भी है कि इस पे किसी सूरत अपैरेंटली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। सेनेटर ज़मीर हुसैन घुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी हमें ज्वाइन करना है कुछ ही देर में। सेनेटर साहब, पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, अब सिंध हाई कोर्ट में आप ये मामला लेकर गए तो उसके पीछे क्या वजूहात थी, किसके कहने पर लेके गए, और क्या आपको ऐसा लग रहा था कि अदालत को इस मौके पर एंगेज कर लेना चाहिए या करना पड़ा? जी, हमने 2017 में फैसला लिया था सिंध हाई कोर्ट से कि फेडरल मेंबर जो इरसा है वो सिंध से होगा। इरसा में इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी जो पानी को रेगुलेट करती है, पानी की डिस्ट्रीब्यूशन देखती है, पानी की स्कीम्स के लिए जो है वो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट देती है, उसमें 5 मेंबर होते हैं। एक विफाक का होता है 4 सूबों का, लेकिन 2000 में नोटिफिकेशन निकाला गया कि इरसा का जो फेडरल मेंबर होगा वो सिंध से होगा, क्योंकि सिंध का पानी का हिस्सा तकरीबन आधा है और इसका एक मेंबर है। बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वो 3.8% है, उसका भी एक मेंबर है। खैबर पख्तूनख्वा का 5.8% है, उसका भी एक मेंबर है। तो उस हवाले से जो है वो प्रोपोर्शनेट सिंध की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो 2014 तक वो फेडरल मेंबर इरसा जो है वो सिंध मुकर्रर करती रही, सिंध से मुकर्रर होता रहा, लेकिन 2014 में उसको जो है डिसकंटिन्यू किया गया, जिसके खिलाफ मैं गया था सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन लेके। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि फेडरल मेंबर इरसा सिंध से होगा। बाद में फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील रद्द कर दी थी। तो मौजूदा कंट्रोवर्सी में मैंने जो है वो पिटीशन दाखिल की है कि इरसा का जो फेडरल मेंबर है असजद इम्तियाज़ अली, उसकी अपॉइंटमेंट गैरकानूनी है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा उसको हटाया जाए। और क्योंकि इरसा की कंपोजिशन गैरकानूनी है, इस वजह से इरसा ने जो वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया है 25 जनवरी 2024 को केयरटेकर सेटअप के दौरान, वो भी गैरकानूनी है। उस वजह से कैनाल की कंस्ट्रक्शन भी रोकी जाए। कोर्ट ने उस पर हुक्म इम्तना जारी किया कि ये वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जो जारी किया गया है, इरसा की जो कंपोजिशन है वो चैलेंज की गई है, इस वजह से इस पर अमल नहीं किया जाए। राइट, ये भी बताइएगा, ऑब्वियसली आप वकील तो हैं लेकिन एक सियासी रहनुमा भी हैं, तो आपकी नज़र में बजाय अदालत के ये इशू सियासी तौर पर बातचीत से हल हो सकता है, और अगर हो जाए उस तरह तो वो बेहतर नहीं होगा? देखिए, सियासी बातचीत और जो लीगल मामलात हैं वो साथ साथ ही चलते हैं। इसका की कंपोजिशन हम कहाँ चैलेंज करेंगे? जब मैंने फैसला लिया था हाई कोर्ट से 2017 में और सुप्रीम कोर्ट में फेडरल गवर्नमेंट की अपील भी जो है वो डिसमिस हो गई, तो उसके बाद तो हाई कोर्ट के फैसले को कौन अमल में लाएगा? जाहिर है मैं ही जाऊँगा। मैं बैरिस्टर भी हूँ, मैं जो है वो सेनेटर भी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि लीगल फोरम जिसने फ़ैसला दिया है उस पर अमल किया जाए और इरसा की कंपोजिशन को ठीक किया जाए। तो ये उसका लीगल पहलू है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब सर्टनली जो अदालत ने कहा है फ़िलहाल कैनाल्स निकालने से रोका है, कोई हतमी फैसला तो नहीं हुआ। अगर वफाकी हुकूमत इसके बावजूद अपना काम जारी रखती है, जो आपकी सियासी जद्दोजहद है वो तो चली रही है, सीनियर लीडरशिप की तरफ से भी ज़ाहिर इस पर मौक़िफ़ है, बड़ा वाज़ेह है, तो क्या अदालती फ़ैसले को अगर चैलेंज किया जाता है दूसरी तरफ से, क्या करेंगे आप लोग? क्या कोई पॉइंट है जिसे पीपल्स पार्टी रेड लाइन मानेगी या हुकूमत छोड़ने की तरफ जा सकती है? ज़रा बताएं हमें। देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट को आज का हुक्म इतना वाज़ेह पैगाम है कि आप जो है वो फेडरल मेंबर इरसा जो आपने मुकर्रर किया है गैरकानूनी तौर पर, उसको हटा दें, और सिंध हुकूमत ने जो मेंबर जो है वो नॉमिनेट किया है उसको मुकर्रर कर दें। अगर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पहले ही फैसला जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, और उसको चैलेंज कहाँ करेगी फेडरल गवर्नमेंट? जब फैसला पहले ही हाई कोर्ट ने दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मेंटेन किया है कि इरसा का फेडरल मेंबर जो है वो सिंध सूबे से होगा, तो वो फेडरल गवर्नमेंट किस बुनियाद पर जो है उस फैसले को चैलेंज करेगी? फेडरल गवर्नमेंट के पास एक ही रास्ता है कि मौजूदा मेंबर जो है वो इरसा का जो मुकर्रर किया है उन्होंने गैरकानूनी तौर पर सिंध से मुकर्रर नहीं किया है, उसको मुकर्रर किया जाए, और इरसा की गैरकानूनी कंपोजिशन के दौरान जो भी वाटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी हुआ है, बजाय इसके कि जो है वो इरसा की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि गुज़श्ता 25 सालों के दौरान सिर्फ 2 साल जो है वो पानी अवेलेबल रहा है वाटर अकॉर्ड 1991 के तहत। तो मेरे ख्याल में ये तमाम ज़रूरी था जाने के लिए,
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या सिंध हुकूमत का या ताल्लुक है तो वो पहले ही जो है वो आइन के आर्टिकल 155 में वहाँ गए हुए हैं काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की अपील जो है वो होती है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो रेड लाइन तब आएगी जब फेडरल गवर्नमेंट बजिद होगी कंटिन्यूसली आफ्टर इवन द पॉलिटिकल स्ट्रगल ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मामले को CCI में न लाया जाए। तो मेरे ख्याल में एक वक्त आएगा जब मैं तो कहता हूं कि पॉलिटिक्स में जो है मुख्तलिफ रास्ते होते हैं और पॉलिटिक्स में जो है वो टास्क का भी होता है और फेडरल गवर्नमेंट को समझ आ जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पानी के मसले पर आवाम के साथ है और सीरियस है, तो वो समझ जाए और इन मामलात को हल कर दे। वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेड लाइन यही होगी CCI का इजलास। ठीक है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रेड लाइन क्या होगी और क्या उसके बाद हो सकता है, अभी आपने बता दिया। बहुत शुक्रिया आपका। इस पर राना सनाउल्लाह साहब होंगे लेकिन अभी नहीं। हाँ, लेकिन सेंसिटिव मामला तो है और इस पे डेफिनेटली अच्छा जी, मज़ीद बातचीत अब ये तो चले सेंसिटिव मामला है, लेकिन अब इन करंट सिचुएशन सिनेरियो ये बहुत अहम इशू है जो हम अब डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि नजरें इस पे लगी हुई हैं। पूरी दुनिया की टॉप स्टोरी यही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए तजारती टैरिफ के बाद दुनिया में भूचाल आया हुआ है। खलीजी एशियाई ममालिक के अलावा भूचाल, ब्लड बाथ भी इसको आप कह सकते हैं। और एक्चुअली दीज आर द टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर द स्टॉक मार्केट। दे आर यूज्ड फॉर द स्टॉक मार्केट। कल तारीख की बदतरीन मंदी का शिकार हुई हैं दुनिया की स्टॉक मार्केट। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूबे हैं। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो चंद माह से तेजी के नए रिकॉर्ड कायम कर रही थी, ट्रंप टैरिफ के असरात से बच न पाई और स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स कारोबारी दिन में गिरावट का रिकॉर्ड इसने कायम किया। 8,687 पॉइंट्स गिरा। सूरत हाल को देखते हुए 1 घंटे के लिए कारोबार तक रोका गया, उसके बाद दोबारा शुरू किया गया, दोबारा गिरा। स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स गुज़श्ता हफ्ते 1,18,791 पर बंद हुआ था। बाद में मार्केट ने रिकवर करना शुरू किया और कारोबारी दिन के इख्तिताम तक 3,882 पॉइंट्स रह गई ये गिरावट। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक आपको ये भी बता दें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कल सरमायाकारों के 2 अरब डॉलर डूब गए हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने फैसले का कल भी दिफा करते रहे और स्टॉक मार्केट्स में मंदी पर रद्द अमल में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो किसी चीज़ को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको जो है वो दवा लेनी पड़ती है। हाँ, बेसिकली जिस सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया उन्होंने उसे अहमक भी करार दे दिया। तो साथ साथ आपको पता है ना, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लगे होते हैं। तो टैरिफ नफाज के बाद 50 से ज़ायद ममालिक ने सदर ट्रंप से रब्ता किया है और सरबरा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का कहना है कि महसूलात में नरमी के लिए सदर ट्रंप से रब्ता किया गया है और इस मामले पर यूरोपीय यूनियन के तजारती वुज़रा का भी अहम इजलास आज लक्समबर्ग में हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया जो है ना वो हिली हुई है और किसी तरीके से वाकई राब्ते में सारे के करना क्या आगे क्या होगा। तो ये जो आज जो होगा लक्समबर्ग में, उसमें अमरीकी सदर के आयद करदा टैरिफ पर जवाबी रद्द-ए-अमल पर गौर किया जाएगा एंड प्रोबेबली दे विल कम अप विद समथिंग कि हम इसको किस तरह काउंटर कर सकते हैं। चीन ने ट्रंप टैरिफ को मुआशी गुंडागर्दी करार दिया है। बेसिकली 2 हाथियों की लड़ाई है जिसमें चूटियां पिस रही हैं। चीन और अमरीका। जब अमरीका ने टैरिफ आयद किया, चीन ने जवाबी टैरिफ आयद किया। अमरीका ने कहा जवाबी टैरिफ खत्म कर दे, नहीं तो हम 50% ज़्यादा आयद कर देंगे। उन्होंने कहा हम क्या खत्म करेंगे, आप निकलें यहाँ से। बात यही है जो हमारे सामने है कि 2 हाथी हैं जिनका ये आपस का मसला है जिसपे पूरी दुनिया इसकी जद में आई हुई है। ट्रंप वैसे बैक डाउन नहीं करेंगे। एंड एट द सेम टाइम हुमा, डू यू थिंक सो कि जो लेबर रेट्स पूरी दुनिया ऑफर करती है, अब डेनिम प्रोडक्शन, क्लोथिंग प्रोडक्शन, जूते बनाना, बैग्स बनाना, ये चीजें वापस अमेरिका जा सकेंगी? क्या लगता है आपको? ये नहीं जो पूरी दुनिया में आउटसोर्स हो रही हैं और इकोनॉमिकली बेहतर हैं, अमेरिका के लिए भी बेहतर है कि ये सारी चीज़ें जहां बन रही हैं वहीं बने। सो बहुत क्वेश्चन मार्क्स हैं। हाउएवर ट्रंप बैक डाउन नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने अवाम को भी कहा है कि यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट इट। वो तो इस किस्म की मतलब अमेरिका अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IT है, उसमें तो बहुत आगे है दुनिया से। ज़ाहिर है चीन ने भी बहुत काम किया है, लेकिन दीगर फील्ड्स हैं। अब ट्रंप अगर लिटरली दहाइयों पहले की प्रोडक्शन लाइंस को वापस अमेरिका में लाना चाहते हैं तो आई गेस ये पता नहीं व्हाट सेंस डज इट मेक। सो मतलब एटलीस्ट जो उनका टेन्योर है 4 साल का, उसमें तो कैन यू सी इट हैपनिंग। ये चीज़ें तो लिटरली जिस तरह आप कह रहे हैं दहाइयाँ लगती हैं फॉर देम टू एस्टैब्लिश, तो अब उसको रोल बैक करके अपने यहाँ सेटअप करना है सब कुछ।
दिस गोइंग टू बी अ टास्क एंड अ हाफ। सना तौफीक हैं हमारे साथ और मार्केट एक्सपर्ट हैं और माशी तज्जियाकार हैं। इनसे हमने एक सवाल करना है ताकि हम ज़रा समझ भी जाएं कि एक्चुअली हो क्या रहा है और इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। सना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो कल हुआ और क्या वो सरप्राइजिंग था, सबसे पहले तो ये बता दें, या आलमी मार्केट्स देखते हुए यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था? PSX में हमने कल देखा कि KSE 100 बिलखुसूस जो है ड्यूरिंग द डे 8000 पॉइंट्स प्लस जो है नेगेटिव रही है इंट्राडे बेसिस पे, और ये बेसिकली एक रिएक्शन था जो कि लास्ट वीक हमने देखा है US गवर्नमेंट की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं डिफरेंट इकोनॉमीज़ पे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सो हमने लास्ट वीक देखा कि, और इनफैक्ट वीकेंड पे भी देखा कि जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें मंदी रही है, और अगर हम कमोडिटी साइड पे भी बात करें तो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी हमने देखा सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन किए हैं इन रीसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से। सो जो प्रेशर है कि KSE 100 पे भी एक्सपेक्टेड था, वही हमने विटनेस किया कल की मार्केट में। मार्केट ड्यूरिंग द डे ऑल्दो गई 8000 पॉइंट्स के अबव नेगेटिव, और बट मार्केट क्लोज भी हुई और मार्केट जो है सस्पेंड भी हुई, और जो मार्केट क्लोज हुई है तकरीबन 3900 पॉइंट्स नेगेटिव पे। सेकेंड हाफ में हमने रिकवरी बिल्कुल देखी है, और इसकी मेन वजह यही है कि जिस तरह मार्केट गिरी थी तो वहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्टर्स को नज़र आई। वो स्टॉक स्पेशली जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और जहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, वहाँ हमने देखा इन्वेस्टर्स की दोबारा एंट्री भी हुई है। अब गोइंग फॉरवर्ड जब तक ये अनसर्टेनिटी रहती है तो हम मार्केट में एक रेंज बाउंड इफ़ेक्ट देख सकते हैं, और स्पेशली वो स्टॉक्स लाइमलाइट में रहेंगे जिनमें फंडामेंटल्स अपनी जगह इंटैक्ट हैं। एनर्जी स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रेशर एक्सपेक्ट किया जा सकता है गोइंग फॉरवर्ड, एंड बाकी जहाँ तक ओवरऑल मार्केट की बात है और इकॉनमी इन जनरल की बात है, सो वी बिलीव के पाकिस्तान जो है US के साथ जो है रीनेगोशिएट भी करेंगे, और आई थिंक बिग बायलैटरल नेगोशिएशंस का प्रोसेस स्टार्ट होगा, जिसका हमने मीडिया में सुना भी है कि इस पे ऑलरेडी पाकिस्तान ने काम स्टार्ट कर दिया है। सो आई थिंक इस पूरी सिचुएशन में सबसे प्रूडेंट अप्रोच यही है कि नेगोशिएट किया जाए और एक मिडिल ग्राउंड निकाला जाए। और इसके अलावा अगर हम ओवरऑल देखें पाकिस्तान के लिए, यहाँ पे क्लैरिटी आने की ज़रूरत है। जैसे जैसे चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, इन्वेस्टर्स के पास क्लैरिटी आएगी, तो एक ये जो सर्टेनिटी का एलिमेंट है, जब तक ये नहीं आएगा उस वक्त तक इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़े से अनसर्टेन रहेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर दैट मशवरा, और जो सूरत हाल है वो भी आपने बता दी। लेकिन अभी तो देखना बाकी है हमारे यहाँ किस तरह से कारोबार का आगाज़ होता है। कुछ देर में जैसी खबरें आएंगी हम आप तक लाइव अपडेट्स पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन नेगोशिएशंस वाली बात जो सना तौफीक ने अभी की है, तो अमेरिका भी तो एक्सपेक्ट कर ही रहा होगा कि एकदम से एक उधम मच जाएगी पूरी दुनिया में कि ये हो क्या रहा है। एक तसलसल से चीज़ चल रही हो, दिहाइयों से चल रही है, और उसमें डिस्ट्रप्शन हो, तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन तो होगी कि अभी हमसे राब्ते करेंगे और बातचीत होगी, बट उसका क्या निकलेगा एंड में, दैट रिमेन्स टू बी सीन, बिकॉज लगता नहीं है कि अमेरिका इज गोइंग टू बज फ्रॉम इट। अच्छा जी, अभी आगे हमारे बड़े मसले मसाइल हैं। मसाइल ये भी हैं हुमा कि गर्मी कितनी हो गई है। गर्मी इस प्राइमरी मसला इस वक्त जो नज़र आ रहा है ना, और अप्रैल का आगाज़ ही है अभी, और मुल्क भर में बाकायदा गर्मी का मौसम नज़र आने लगा है। लेकिन छोड़ दें बाकी मुल्क को, जो सिंध में है हुआ है ना इस वक्त, वो अंदाज़ों से पहले ही दर्जा हरारत जो है ना वो कहीं ऊपर जाने लगा है। वी वर एक्सपेक्टिंग बट नॉट सो सून, नॉट सो मच। बहुत ज़्यादा जल्दी गर्मी की शिद्दत में जिसे कहते हैं ना इजाफा हुआ है। कैन यू इमेजिन? ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी ब्राइट सनी डे इन कराची, लेकिन ह्यूमिडिटी जो थी वो 88% थी सुबह सुबह, 80% एंड प्लस। सो ह्यूमिडिटी की वजह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हिद्दत और शिद्दत गर्मी की कितनी ज़्यादा महसूस हो रही थी। सखर से ठट्टा कराची तक दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज़्यादा रहा है। आई वंडर कि इससे फसलों पे क्या असरात होंगे, पर्टिकुलरली आम जो हमारी एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप है टू एक्सपोर्ट इन दिस सीजन एज वेल, उस पे क्या असर होगा? वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, क्योंकि उनको सबसे अच्छा पता होता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हमें तो बैठे यहीं गर्मी स्टार्ट हो गई है। नवाब शाह में क्या चल रहा है, अनवर शेख हमें बता रहे हैं। अनवर बताइएगा। जी, नवाब शाह इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में, सूरज की पहली किरण के साथ शुरू होने वाली गर्मी दिन ढलने तक जारी रहती है। इस सिलसिले में आपको बताऊं
कि शदीद गर्मी है और इसके अलावा बिजली की लोड शेडिंग की वजह से भी लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि गर्मी के औकात में बिजली चली जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना भी दुभर हो रहा है। और दूसरी जानिब ये कि लोग गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें गन्ने का जूस है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं। उनका ये कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए वो ये कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ये कि लोग गर्मी से बचने के लिए शेड के नीचे, सायादार दरख्तों के नीचे बैठकर वक्त गुजार रहे हैं। उधर हुकूमत की जानिब से गर्मी के सिलसिले में हीट व्यू जारी किया गया और इस सिलसिले में अस्पतालों में भी वार्ड कायम किए गए। और डिप्टी कमिश्नर शहरियार गुल मेमन का कहना है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ अस्पतालों में, जिनमें पीपल्स मेडिकल अस्पताल और दीगर अस्पताल है, वहाँ पर भी जो है वो लू से बचने के लिए वार्ड कायम किए गए और यहाँ पर जो है लोगों का इलाज किया जा रहा है। ओके, दिस डज़ नॉट लुक गुड एट ऑल। बहुत शुक्रिया अनवर शेख। हमें नवाब शाह से बता रहे थे, तो दिस इज़ एक कहते हैं ना साइन ऑफ थिंग्स टू कम। तो अभी हम अप्रैल में बैठे हैं, अभी तो पूरा अप्रैल को तो हम समर ही नहीं कंसिडर करते, तो अभी तो समर आना है, तो उसमें क्या होने वाला है अब्दुल्ला? दीगर शहरों का हाल भी हम आपको बताएंगे और मेट्रोलॉजिस्ट भी हमारे साथ होंगे और उनसे मालूम करेंगे कि भाई हम क्या एक्सपेक्ट करें, अभी इतनी गर्मी है। हम उनसे बात करते हैं ना ये मौसमियात वालों से, तो हम उनको फोर्स कर रहे होते हैं कि आप अपना फैसला रिवर्स करें और मौसम बेहतर करें, लेकिन किसी के हाथ में क्या है, दिस इज हाउ इट इज। और तो आपको पता ही है पानी की किल्लत और कमी का भी शदीद खतरा जाहिर किया जा रहा है। हमारे डैम्स में पानी की सूरत हाल भी बहुत ही अलार्मिंग सतह तक पहुँच गई है, बारिश वैसे ही नहीं हो रही है। ऑल्सो कंजर्व वाटर, प्लीज अपने तहीं भी तो कुछ आप कंट्रीब्यूट करें, कुछ कंजर्व करें वाटर। एंड यू माइट थिंक कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब मेरा ही पानी है यूज करो, या नो, एक्चुअली हर कोई अगर करेगा तो बहुत फर्क पड़ता है। वफाक और सूबों में आपको पता है, और वो आदत ही होनी चाहिए। कैनाल्स के मामले पे चपकलिश चल रही है, ठीक है, ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होंगे, कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, पानी के लेवल्स बेहतर होंगे, लेकिन बारिशें नहीं हुई हैं हमारे यहाँ, मामूल से बहुत कम है। और इस साल मतलब लिटरली कहत साली का खतरा जाहिर किया जा रहा है। आई थिंक इट इज टाइम के सारे मिलके ये फैसले कुछ कर लें कि हाउ टू गो फॉरवर्ड। और आप अपने तय क्या कर सकते हैं, जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, आप ये जो घंटों लगा के गाड़ियां धोते हैं ना अपने गैराजों में, ये ना करें। ऐसे गाड़ी धोने का मामला जो है वो लोग मेरा ख्याल है ओवर द इयर्स समझ गए हैं अब्दुल्ला। आई होप के समझ गए। पहले तो पूरे पाइप्स खोले होते ना, खुला पानी जा रहा है। अब जरा एक बाल्टी में अगर आपकी गाड़ी धुल जाती है या आप मैनेज कर लेते हैं, इतनी सी बाल्टी में आपकी पूरी गाड़ी हो सकता है। बिल्कुल, सो ट्राई डूइंग दैट एज वेल। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के हकूक से मुताल्लिक एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया है, जिसमें बतौर कौम और माशरा भी हम सब के लिए सीखने, समझने, गौर करने के लिए बहुत कुछ है। अदालत ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार देते हुए लिखा कि शादी के बाद औरत की कानूनी शनाख्त, इसकी ज़ात, हकूक और खुद मुख्तारी ख़त्म नहीं होती। 9 सफ़हात पर मुश्तमिल ये फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। फैसले में कहा गया है कि मरहूम वालिद के कोटे पर शादीशुदा खातून को मुलाजमत ना देना गैर कानूनी और इम्तियाजी रवैया है। माली खुद मुख्तारी हर शहरी का बुनियादी हक है और यह हक शादी पर मुनहसर नहीं है। बिल्कुल, और इस्लाम में भी औरत को अपनी जायदाद, आमदनी और माली मामलात पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है। और इस फैसले की एक और काबिल तारीफ बात यह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने अदलिया समेत को भी ऐसे इम्तियाजी रवैये पर मुहतात होने की हिदायत की, जिससे औरत के साथ इम्तियाजी सलूक जो है वो झलकता हो। और फैसले में लिखा गया है कि अदालतों और इंतज़ामी अदारों को अपने फ़ैसलों में गैर जानिबदार ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, बेसिकली न्यूट्रल ज़बान यूज़ करें, ताकि वो सिर्फ मेल्स के लिए, आदमियों के लिए ना हो। और ऐसे अल्फाज जो हैं वो भी पैट्रियार्कल सोच, पिदरशाही सोच की अक्कासी करते हैं। आपको पता है ना कि चॉइस ऑफ वर्ड्स मैटर अ लॉट, तो लिहाजा वो भी कहा गया है कि चेंज करना चाहिए। और ये आईनी इक़दार के मुनाफी हैं, उनका ये कहना था। अदालत ने खातून को नौकरी से बर्खास्त करने के पहले के फैसले को कलअदम करार दिया है। ये तल्ख हकीकत है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में ना सिर्फ ख़वातीन के साथ इम्तियाजी सलूक होता है, बल्कि ख़वातीन को विरासती हक से भी महरूम रखा जाता है। और अफसोसनाक बात यह है कि इसे माशरती तौर पर कबूल भी किया जाता है। कितनी अफसोस की वजह से यह बात है। इसी पे हम करेंगे सारा मलकानी माहिर कानून हमारे साथ हैं। सारा ज़बरदस्त किस्म का फैसला है, विच मेक्स यू वंडर कि ये पहले ऐसा नहीं था। इसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है कि कुछ चीज़ें अगर अदालत में कोई लेके जाए
कोई केस करे तो उनके फैसले तब आते हैं, ऑल्दो इनको ऑलरेडी नॉट इन अ सुओ मोटो केस, लेकिन इनको ऑलरेडी सेटल हो नहीं जाना चाहिए था अब तक? जी बिल्कुल, ये वैसे तो अगर हमारे कवानीन औरतों के हकूक़ रिकग्नाइज करते तो फिर इस फैसले की नौबत ही नहीं आती, लेकिन ये जो बेसिक जो फैक्चुअल बैकग्राउंड इसमें है वो मुख्तसर सा है लेकिन अहम है, क्योंकि इसमें इशू ये था कि जो केपी में जो सिविल सर्विस रूल्स हैं वो एक कोटा इख्तियार करते हैं फॉर डिसीज्ड एम्प्लॉइज़, तो जो उनके बेटे या बेटियां होते हैं वो पोस्ट के हकदार होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू की कि जो शादीशुदा बेटियां हैं वो हकदार नहीं होती अनलेस उनकी सेपरेशन हुई हो हस्बैंड से या वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट हो। तो यही जो एक डिस्क्रिमिनेशन है क्लैरिफिकेशन में, इसी पे सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजमेंट ऑथर की है कि ये जो मुख्तसर इन्होंने क्लासिफिकेशन की है कि शादीशुदा बेटा तो इसका हक है लेकिन शादीशुदा औरत का हक नहीं है, ये हमारे आइन के खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 25 जो हमारा आइन का है वो स्पेसिफिकली कहता है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो ये उन्होंने एम्फसाइज किया, ये भी कहा कि जो आर्टिकल 14 है हमारा आइन का जो गारंटी करता है राइट टू डिग्निटी, इस किस्म की रूल क्लैरिफिकेशन राइट टू डिग्निटी के खिलाफ भी है। और जिस तरह आपने कहा इसमें और भी बहुत अहम चीज़ें जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाईलाइट की कि हमारे पूरे मुआशरे में जो ये एक अजम्पशन होता है कि जब एक औरत की शादी हो जाती है तो वो अपने जो माँ बाप के जो जायदाद है या जो माँ बाप की तरफ से उसके कोई हक नहीं होते और वो इनफैक्ट अपने शोहर की डिपेंडेंट या लायबिलिटी हो जाती है। ये जो एक एटीट्यूड है, जो अजम्पशन है, ये बिल्कुल गलत है। जिस तरह आपने इशारा दिया ये पेट्रियार्कल अजम्पशन है, ये जो लैंग्वेज है ये स्पेसिफिकली जजमेंट में इस्तेमाल की गई। तो ये जो रिकग्निशन है कि हमारे मुआशरे में जो पेट्रियार्कल अजम्पशंस हैं वो बिल्कुल गलत हैं, ये बहुत ही एक बहुत ही असरात हम पूछ लें आपसे सारा, इस तरह के जो फैसले होते हैं या जो कमेंट्स होते हैं उनके बाकी मामलात पे क्या असरात होते हैं? मगर हम ये एक्सपेक्ट करें, हम तवक्को करें कि जो बहुत सारे दीगर इससे रिलेटेड या औरतों के हकूक़ और पर्टिकुलरली शादीशुदा ख़वातीन के हकूक़ जो उनके वालिदैन की तरफ से उन्हें हकूक़ हासिल हैं, उनके ऊपर भी असरात होंगे, एक प्रेसिडेंट सेट होगा, एक प्रेशर होगा कि हाँ जी एक ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करती है एक इंतहाई अहम फैसला। जी ज़रूर, इस किस्म की जूरिस्प्रूडेंस जब सुप्रीम कोर्ट से आती है तो इन्फ्लुएंस तो होता है, असरात तो पॉजिटिव असरात होते हैं। इतना इफ़ेक्टिव ये हमने ये भी देखा है माजी में कि कई दफ़ा बहुत प्रोग्रेसिव अच्छी जूरिस्प्रूडेंस होती है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको डाउनस्ट्रीम करने में मुश्किलात होती हैं, काफ़ी वक्त लगता है। जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या फिर लोअर कोर्ट्स भी हैं वो हमेशा इन पे अमल नहीं करते कंसिस्टेंटली जितना उनको करना चाहिए। हमारे कवानीन और रूल्स भी अडेप्ट करने में उनको बहुत टाइम लगता है और जाहिर है सोशल एटीट्यूड्स को चेंज करने में तो और भी ज़्यादा फिर बेशक बल्कि बहुत सी चीज़ें तो चेंज हो के सारा ऐसी जो जी सारा वी रियलाइज बहुत सी चीज़ें चेंज होने के बाद भी लोग बिल्कुल इग्नोरेंट रहते हैं। क्या अब आपको लगता है कि चूंकि इस किस्म की एक जजमेंट एक रूलिंग आ गई है और अगर इफ़ पीपल आर अवेयर ऑफ इट और उनको भी इस तरह डिस्क्रिमिनेशन का सामना हो जहां ख़वातीन को अपने डिसीज वालिद की जगह नौकरी ना मिले, दे कैन टेक देम टू कोर्ट, वो उस अदारे को कोर्ट पे लेके जा सकते हैं क्योंकि अब तो ऑब्वियसली एक रूलिंग आ गई है। जो पुराने केसेस हैं बिल्कुल इसको इस्तेमाल किया जा सकता है इन सिचुएशंस में जिसका आपने इशारा दिया, जहां पर एक औरत को वो डिनाई किया जा रहा है जो एक सिमिलरली सिचुएटेड मर्द को दिया जा रहा है अंडर द लॉ। तो ये कानून, ये तो जजमेंट क्लियरली कह रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। लेकिन इसके साथ साथ इस जजमेंट में जो औरतों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, उनकी ऑटोनॉमी का जिक्र है, इस जूरिस्प्रूडेंस को भी पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया
जा सकता है। क्योंकि कई दफ़ा हमें, आपने जो भी जिक्र किया कि औरतों को अपनी इनहेरिटेंस में जो डिनायल होता है, या फिर मैं जो कई केसेस देखती हूँ जिसमें जब औरतों की प्रॉपर्टी उनके नाम पे होती है, उनका लीगल टाइटल होता है, उनके शौहर या उनके भाई कहते हैं कि ये तो बेनामी ओनर्स हैं, ये एक्चुअल हकदार नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो अपने फाइनेंशियल, अपने रिसोर्सेज से ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी। कई केसेस हैं जो सालों से कोर्ट्स में रुल रहे हैं, जहां पर औरतों को अपने लीगल टाइटल का हक नहीं मिल रहा, क्योंकि उनके शौहर या उनके भाई कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपने रिसोर्सेज से नहीं खरीदी। तो इस किस्म की जूरिस्प्रूडेंस जो रिकग्नाइज करती है कि औरतों के इक्वल ऑटोनॉमी है, वो भी इक्वली जो उनके जो रिसोर्सेज हैं वो उनकी 100% उनके हकदार हैं, तो ये उन केसेस को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। चलिए, ये भी हमें आज पता लगा, क्योंकि ज़ाहिर है शौहर भी बहुत कुछ अपनी बीवियों के नाम करते हैं, बाज़ औक़ात वालिदैन अपनी बच्चियों की सिक्योरिटी के लिए उनके नाम कर देते हैं, और भाई अगर ये कह दें कि जी ये बेनामी हैं, तो ये केसेस भी पेंडिंग ही हैं। ये हमें था कि शायद वालिदैन जब अपनी बच्चियों के नाम कुछ कर जाएं तो वो उनका फ्यूचर सिक्योर कर देते हैं, लेकिन नहीं, उसमें भी कानूनी पेचीदगियां हैं मौजूद। उन बेचारे वालिदैन को पता भी नहीं होता कि हमारे जाने के बाद एक्चुअली क्या होगा। वो तो अपनी ज़िंदगी में करके जाते हैं, लेकिन फिर भी इस किस्म की चीज़ें हो जाती हैं। सारा बात तो तब होगी जब ज़्यादा अवेयरनेस हो इस किस्म की रूलिंग्स, अगर ये भी और इससे पहले भी और इसके बाद भी जो आएंगी। अभी भी लगता है कि ख़वातीन जो हैं ख़ास तौर पे अपने ही हक़ में कोई चीज़ आए तो बेखबर रहती हैं। इसका आप भी कुछ नहीं कर सकती और हम भी कुछ नहीं कर सकते। मोस्ट वी कैन डू इज टॉक अबाउट इट ऑन फोरम। हम बात कर सकते हैं, हम इसी फोरम पे हम ऑब्वियसली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट दैट्स अबाउट इट। आपके पास भी ख़वातीन आती हैं ऐसे केसेस लेके जिनको नहीं पता होता कि उनके पास एक्चुअली दे हैव द राइट्स टू फाइट देयर केसेस, और उनके हक में भी आ सकते हैं। हाँ जी, कई दफ़ा उनको नहीं पता होता, और फिर जाहिर है हमारी जिम्मेदारी है एज लॉयर्स, और जैसे आपने कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अवेयरनेस बढ़ाए। कई औरतें हैं, एंड आई थिंक ज़्यादा वौरतों को अब ये एहसास हो रहा है। अगर आप यही केस देखें जो जिस सुप्रीम कोर्ट के केस का हम जिक्र कर रहे हैं, वो औरत खुद उसने डिपार्टमेंटल लेवल पर, ट्राइब्यूनल लेवल पर और फिर कोर्ट लेवल पर वो खुद आगे आई अपना केस लेकर, राइट। तो ऐसी भी कई एग्जाम्पल्स हैं। बट हमारी तरफ से, स्टेट की तरफ से, जुडिशरी की तरफ से हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन केसेस को टाइमली तरीके से, सही तरीके से इनको हैंडल करें, ताकि औरतों को सालों के लिए कोर्ट्स में अपना वक्त ना बिताना पड़े। That's right. सारा मलकानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, एक इशू जो हमने पिछले घंटे में डिस्कस किया, नहरों का मामला, जिस पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो आ गया, लेकिन वफाक में जिसकी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है वो क्या करेगी अब, और एक अदालत के फ़ैसले के तनाजुर में भी हम बात करेंगे। राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के बराए सियासी उमूर। बहुत शुक्रिया राना साहब। पीपल्स पार्टी ने अब नहरों वाले मामले पर अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल कर लिया। ये मामला ज़ाहिर है सियासी लोगों के दरमियान तय होने के बजाय अब अदालत तक जा पहुंचा है। सो क्या कहेंगे, सियासी लोगों की नाकामी नहीं है? जी, ये मामला जो है ये इंशाअल्लाह ताला सियासी लोगों के दरमियान ही तय होगा, और इन बिटवीन गवर्नमेंट और पीपल्स पार्टी ही तय होगा। दरअसल पीपल्स पार्टी जो है ना, वो इस वक्त अंडर अटैक है, और वहाँ पे जो सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ सियासत हो रही है, जो वहाँ पे नाम नहाद जो है वो नेशनलिस्ट जो है वो तहरीक चलाए हुए हैं, तो उसको जो है वो फेस करने के लिए पीपल्स पार्टी को यकीनन जो है वो कुछ एफर्ट्स जो है वो करनी पड़ रही हैं। लेकिन ये शोर और ये जो जिस किस्म का हालात पैदा किए हुए हैं वहाँ पे कुछ अनासर ने, तो ये वक्त के साथ जो है ये मद्दम हो जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जहाँ पे इसके ऊपर, इस इशू के ऊपर जो है वो एक संजीदा डायलॉग जो है वो हो सकेगा, और उस डायलॉग के नतीजे में जो कंसेंसस होगा उसी के मुताबिक मामला जो है वो आगे बढ़ेंगे। हुकूमत कोई एक तरफ़ा इक़दाम जो है वो इस सिलसिले में नहीं करेगी। ये जो शोर किया जा रहा है कि 6 नहरों का मसला,
वो भाई ये 6 नहरें जो हैं ये क्या पंजाब में जो है ये निकाली जा रही हैं? पंजाब में तो सिर्फ एक नहर है जिसका टोटल पानी जो है वो 1 मिलियन एकड़ है, जबकि ये बाकी 5 जो है उन 5 का जिक्र कोई नहीं कर रहा कि वो 5 जो है वो कहाँ पे हैं। 2 तो सिंध में है। सिंध का जो थार का इलाका है, जो रेगिस्तान है, क्या उसे सरसब्ज नहीं होना चाहिए? अगर पंजाब में चोलिस्तान का 1 मिलियन एकड़ जो है वो सरसब्ज हो जाएगा तो उससे क्या पाकिस्तान जो है वो खुशहाल नहीं होगा? वो कोई सिर्फ पंजाब को फ़ायदा होगा? तो ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है ये एक फ्यूचरिस्टिक जो है वो मंसूबा है और इसमें पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और ग्रीन पाकिस्तान जो है वो आने वाले वक्त की ज़रूरत है। तो इसलिए इसके ऊपर एक संजीदगी से एक जो है वो कंसेंसस जो है वो उसके मुताबिक आगे जो है वो बढ़ा जाएगा। लेकिन इस वक्त वहाँ पे सिंध में कुछ अनासर ने जिनको हमेशा वहाँ पे अवाम ने रिजेक्ट किया है, वहाँ पे उनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई उनके पास जो है वो अवामी मैंडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने मामलात को इस तरह से उछाला है कि अब उस शोर में, उस यानी जो है वो धूल में जो है ना वो कोई चीज़ साफ दिखाई दे नहीं रही। तो ये जैसे ही वक्त के साथ ये थोड़ा मामला जो है वो धूल ये बैठेगी तो उसके बाद इसके ऊपर एक फेयर और एक संजीदा जो है वो डायलॉग होगा और उसके मुताबिक फिर जो कंसेंसस होगा फिर आगे बढ़े। राना साहब, अभी ये एक स्टे ऑर्डर है और वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ भी मांगा गया है, लेकिन आप बहुत पुरुमीद हैं, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं और आपका ये कहना है कि कभी डायलॉग होगा इस पर तो फिर बातें जो हैं वो सेटल हो जाएंगी। हाउएवर पीपल्स पार्टी और सिंध की दीगर जमातों के लिए ये मैटर नहीं करता कि ये स्टे है और अभी आपसे मौक़िफ़ लिया जाएगा। वो इस इशू पर ज़ीरो टॉलरेंस तक जा चुके हैं। तो क्या अब शहबाज शरीफ साहब का खुद ही पीछे हट जाना बेहतर नहीं होगा अगर अगली वाली पार्टी जो है वो बात ही नहीं करना चाह रही इस पे और वो बिल्कुल इस पे हिलने के लिए नहीं है तैयार? तो ये मंसूबा बनना तो अब बिल्कुल मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। क्या कहेंगे आप? देखें, ये कहना कि ये पंजाब का मंसूबा है ये बिल्कुल गलत है। ये कहना कि ये फेडरल गवर्नमेंट का कोई अलहदा से कोई मंसूबा है ये भी गलत है। ये ग्रीन पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है ये पाकिस्तान का मंसूबा है। ये कोई सिर्फ किसी एक सूबे के लिए नहीं है। स्टे ऑर्डर जो है वो ठीक है, स्टे ऑर्डर अदालत ने दिया है, अदालत इन मामलात को जो है वो देखेगी, लेकिन अदालत में सारे मामलात को जो है वो सामने रखा जाएगा। इस वक्त जो हमारा ये रिवर सिस्टम है इसमें तकरीबन जो है वो 140 मिलियन एकड़ पानी की जो है वो एक एक्सपेक्टेड लिमिट है, लेकिन जो कि तकरीबन 100 के माइनस प्लस जो है वो होता है। तो उसमें जो हमारा मौजूदा इरिगेशन सिस्टम है, जिस तरह से इस वक्त हम जो है वो ज़मीन को या फसलों को सैराब करते हैं, तो उस तरीक़ाकार को अगर मैकेनाइज्ड किया जाए, उसमें जिद्दत लाई जाए जो कि पूरी दुनिया में है, तो ये कम से कम जो है वो 50% जो है वो उसमें बचत हो सकती है और वो 50% बचत जो है वो तमाम हमारी जो शॉर्टेजेस हैं उनको पूरा कर सकती है। तो उसमें से जो है वो अगर हम 20 मिलियन एकड़ भी अगर उसमें जो है वो सेविंग करते हैं, तो ये जिस कैनाल का झगड़ा है तो उसमें तो सिर्फ 1 मिलियन एकड़ वाटर की जो है वो गुंजाइश है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसकी वजह से जो है वो कोई जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और इन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखे ही जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोई जो है वो इस सूरत हाल में जो है वो कोई संजीदगी से बात करने या समझने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक ड्यू डिलिजेंस के लिए एक टाइम जो है वो दरकार है। उसके बाद जो है वो इसमें कोई जल्दबाजी की भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही मामलात बेहतर होंगे तो इसके ऊपर जो है वो बैठ के बात होगी, वफाकी सतह पे, सूबाई सतह पे भी
और जो कंसेंसस होगा, हम सिंध का पानी का एक कतरा भी जो है उसको पंजाब ना लेने का हक रखता है, ना लेने का इरादा है, और ना ही कोई हमारी ऐसी सोच है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये बैठ के जो है वो सॉर्ट आउट हो सकती। तो बैठ के आप कह रहे हैं सॉर्ट आउट हो सकती हैं, और उसमें आप कह रहे हैं कि वक्त लगेगा, और ये जो सियासी धूल जब बैठेगी, जब बात होगी, जाहिर है सिंध में हमने देखा कि कैनाल्स की लाइनिंग का भी काम हो रहा है। आप कह रहे हैं पानी की बचत हम करेंगे तो पानी बचेगा तो वहाँ डाइवर्ट होगा। एक अलग पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर सहरा ही सैराब करने होते तो अल्लाह पहले ही कर देता। सहराओं का भी एक रोल है, एक इकोसिस्टम है। पीपल्स पार्टी को ये भी शायद इतना खर्चा नहीं है कि ये पंजाब की तरफ डायरेक्ट होगा, वो शेयर ही नहीं करना चाहते, इन द सेंस कि वो अपने लिए कम है कि आगे से कनाल निकाल के और कहीं दी जाए तो उनका मौका। और सिंध में वाटर स्कैर्सिटी तो है, ये बात तो है, ये तो एक वेल नोन सी बात है, एंड दैट इज व्हाट द एंड ऑल्सो एक और इकोसिस्टम भी है जिसमें दरियाओं का पानी जो है वो समुंदर में जाना भी किसी हद तक ज़रूरी होता है। अगर वो सारा ही इस्तेमाल हो जाएगा तो वहाँ का भी एक इकोसिस्टम है जो पूरा डिस्टर्ब होगा। सो यू नो मैंग्रोव्स हैं एंड ऑल दैट, ये सारा हमारा पूरा निज़ाम है जो एक कुदरत ने भी बनाया है। खैर आप कह रहे हैं बैठ के बात हो जाएगी, एंड आई एम श्योर आपके पास भी एक्सपर्ट ओपिनियन होगी, इस पे आपने सारा होमवर्क किया होगा। सो लेट्स सी कि कब वो बात होती है। दूसरी तरफ हम ज़रा सियासी मामला डिस्कस कर लेते हैं। आपको ये भी सियासी है वैसे तो, लेकिन अपोजिशन की बात करें तो हुकूमत के लोग बड़े खुश हैं कि तहरीक इंसाफ में फूट पड़ी हुई है, आपको पता ही है, या पता नहीं खुश हैं तो आप हमें बता सकते हैं। पार्टी ऑब्वियसली उनकी क्राइसिस का शिकार नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही राना साहब खबर ये भी है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं, और शायद इसमें उन्हें कभी ना कभी कामयाबी भी हासिल हो जाए, कोशिश अभी भी कर रहे हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात का चांस देती है तो क्या समझते हैं, मुल्क के लिए बेहतर है या ऐसा नहीं होना चाहिए? देखें जो मुज़ाकरात हैं, जो डायलॉग हैं, वो तो पॉलिटिकल फोर्सेस के दरमियान होने चाहिए, सियासी जमातों के दरमियान होने चाहिए। इस बारे में इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी मुतअद्दिद बार कहा गया है कि मुज़ाकरात जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में जो है वो करने चाहिए। इमरान खान साहब जो कोशिश कर रहे हैं तो ये कोई पॉलिटिकल डायलॉग तो नहीं है। पॉलिटिकल डायलॉग तो पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं। वो जहाँ पे मुज़ाकरात करना चाहते हैं वहाँ से उनको मुतअद्दिद बार ये कहा गया है कि आपने जो 9 मई को जो आपने जो है वो हमला किया तो उसके ऊपर आप सिद्क़े दिल से माफ़ी मांगें, और उसके बाद फिर जो है वो आगे बात जो है वो हो सकती है। लेकिन वो 9 मई को तो वो ना सिर्फ माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, बल्कि वो उल्टा ये कहते हैं कि ये तो अपने घरों को आग आपने खुद ही लगाई थी, आप खुद ही जो है वो हमला आवर हैं और आपने ही ये साजिश की थी। तो ऐसी सूरत हाल में आप मुझे बताएं कि किस किस्म के डायलॉग जो है उनकी तवक्को जो है वो की जा सकती है। तो ये पीटीआई के लोग उनका बयान जो है आज़म स्वाति साहब का, वो इस बात का की दलील है कि वो 2022 से पिछले 3 साल से कोशिशें कर रहे हैं तो वो इसमें कामयाब नहीं हुए। और मेरी इस वक्त भी यही असेसमेंट है कि ये बिल्कुल ये कामयाब नहीं होंगे। ये गलत सिमत और गलत तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। अगर उन्होंने डायलॉग करने हैं, बात करनी है तो पॉलिटिकल पार्टी से करें, सियासी जमातों से करें, वहाँ से जो है वो रास्ता आगे निकल सकता है। जिधर से ये रास्ता तलाश कर रहे हैं वहाँ से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह खान मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर हमसे बात कर रहे थे, अपना पर्सपेक्टिव दे रहे थे। चश्मा झेलम लिंक कैनाल वाला मामला जो है ना वो भी माजी में ज़ाहिर है एक मिसट्रस्ट का बाइस बना था, उस वक्त भी इशू हुआ था। अब ये एक और इशू है, फिर और पीछे जाएँ तो कालाबाग डैम वाला इशू भी है। एंड सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ इश्यूज, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि इश्यूज की बात हो ही रही है तो आए आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड का दौरा करके वापस पहुंच गई है। पहुंचे हैं? और जगह मतलब एक साथ तो नहीं आए होंगे, टुकड़ों में आए होंगे। अब वो एक साथ वाला, और क्या मतलब झंडे गाड़ के आ रहे हैं कि एक साथ निकलेंगे, अपनी अपनी जगह गए होंगे। क्रिकेट बोर्ड ने, अच्छा ये कीवी क्रिकेट बोर्ड है ना, वो उन्होंने मुबारकबाद दी है कि बड़ी अच्छी सीरीज आपने खेली है, तो पाकिस्तान टीम का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। मगर ये तो पाकिस्तानी शायकीन ही जानते हैं कि ये सीज़न उनके लिए कितनी मायूस कुन जो है ये सीज़न रहा है। और पहले तो किसी शिकस्त के बाद टीम में सर्जरी की बातें होती थी, अब ये सर्जरियाँ वगैरह सब कुछ करके देख लिया है तो वो भी हो गया और मामला जो है वो जूं का तूं।
है, बल्कि टीम की परफॉर्मेंस जो है वो मज़ीद ख़राब हुई है, इफ़ दैट वाज इवन पॉसिबल, बट एक्चुअली वो ज़्यादा ख़राब हुई है। लगातार शिकस्तें हुई हैं, आपको पता है बिल्कुल, शिकस्तों की वजह क्या है और कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ क्यों अच्छा खेल पेश नहीं कर सकी? पीसीबी को कोच और मैनेजर की रिपोर्ट से शायद कुछ जवाब मिलेंगे, मगर ये रिपोर्ट्स अपनी जगह हैं। कहा जा रहा है कि पीसीबी को बराह रास्त खिलाड़ियों से भी फीडबैक लेना चाहिए। हो सकता है कि उनके पास भी अपनी वजूहात हों। 11 अप्रैल से पीएसएल का मेला सजने को तैयार है। खिलाड़ियों को फॉर्म की बहाली में शायद मदद मिले ना मिले। अच्छा, पीएसएल के साथ कुछ हमारे और डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी हो रहे होंगे, सो वो क्यों हो रहे हैं इसी विंडो में? ये बात वैसे समझ। अच्छा, आप पूछ रहे थे साथ वापस आए हैं कि किस तरह आए हैं, तो ये वापस आए हैं के तो वापसी के कुछ शॉट्स जो हैं हमने कहा आपके साथ शेयर कर लें। सोहेल इमरान हमारे साथ हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सारी टीम सोहेल वापस आ गई है, लाहौर ही आए हैं सारे वापस, और अब क्या मसरूफियात होंगी? क्योंकि ये एक सजेशन भी है कि पीसीबी जो है वो प्लेयर्स से भी बातें करें, मैनेजर से, कोचेस वगैरह से तो बात करेंगे, लेकिन बाकी जो क्रिकेटर्स वापस आए हैं हो सकता है उनके अपने कोई ग्रीवेंसेस हों तो उनसे भी 1-on-1 बातें हो ही जाएँ। उमर और अब्दुल्ला, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड से वापस आती है तो मुख्तलिफ फ़्लाइट्स लेना पड़ती हैं, खासी लंबी जो सफ़र है वो वाला। इसी तरह अब भी हुआ कि कुछ टीमों ने ज्वाइन करना था इस्लामाबाद में अपनी फ्रेंचाइजीज टीम्स को, और इसी तरह जो हिस्सा नहीं है पीएसएल के वो एक ग्रुप अलग से आया जिसमें टीम मैनेजमेंट के अरकान भी थे, जो आके आप विजुअल्स में भी देख रहे थे या भी आपने दिखाए। उसमें आकिब जावेद, मोहम्मद यूसुफ और दीगर अरकान थे। साथ साथ T20 के कप्तान सलमान आगा थे, उनके साथ तैयब ताहिर और दूसरे जितने भी खिलाड़ी थे वो यहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पहुँचे हैं, आज सुबह ही पहुँचे हैं। और इसी तरह कुछ खिलाड़ी कराची आए, कराची से कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेकर वो इस्लामाबाद और लाहौर भी पहुँचे थे। एक जिस तरह अभी आपने बात की, डेफिनेटली प्लेयर्स के साथ बात करना होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि अभी इस वक्त अभी मैंने शो से आने से पहले भी और गुज़श्ता रात भी जब था वह मैंने रब्ता करने की कोशिश की। मुझे इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कुछ कंक्रीट किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो हमें ज़राए ने बताया वो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस मरतबा प्लेयर्स के साथ भी बात करेगा और उनसे पूछेगा, रिपोर्ट्स लेगा। पहले भी लेता रहा है, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी बड़े पैमाने पर इस तरह का प्रोग्राम बनाया जा रहा है कि उनसे भी फीडबैक लिया जाए। और दूसरा, कोच और मैनेजर की रिपोर्ट का तो इंतज़ार रहेगा ही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अब क्योंकि पीएसएल का मेला सजने जा रहा है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है और तमाम तर की तवज्जो उस तरफ हो जाएगी। इसमें साइमा अयूब फिट हो चुके हैं, वो एक मरतबा सबकी निगाहों का मरकज़ होंगे। इसी तरह दूसरे प्लेयर्स जो हैं जो कि अभी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे, उनकी परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन मेरी एक सबसे बड़ी जो दरख्वास्त रही भी है, पहले भी है, हमें प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जो अभी हो चुका हुआ है पिछले 3 महीनों के अंदर, फरवरी, मार्च और अप्रैल के इब्तदाई दिनों में जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 11 तारीख से अगर आपका मेला सजने जा रहा है और उसमें फ़खर जुमान ने भी अच्छे रन कर दिए, वो भी कम बैक हो रहा है उनका दोबारा से इंजरी से। सोहेल, हम तो नहीं कह रहे, लेकिन हमारे कप्तान ओडीआई के रिजवान जो हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड में खुद, उनकी बातों से भी ये लग रहा था कि अब हम पीएसएल में जाएंगे और मुल्क जो है वो शायकीन बड़े खुश हो जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे पीएसएल के पीछे छुप रहे हों, क्योंकि वो हमारा अपना इंडिजिनस इवेंट है, उसमें हम आपस में हमने मुकाबले करने हैं और ट्रॉफी भी हमारी अपनी ही होगी। तो लग रहा था उनकी बातों से कि वो जैसे भाग रहे हो कि जल्दी स्टार्ट हो रहा है। अब्दुल्ला रुमा, जो मोहम्मद रिजवान है, उनसे मेरी बड़ी दरख्वास्त है, एक मरतबा फिर उनसे बड़ी दरख्वास्त है कि टू द पॉइंट बात किया करें, बेशक वो पोस्ट मैच हो या प्री मैच हो। वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात दे जाते हैं, ऐसा बयान दे जाते हैं जिसके ऊपर उनकी जो दूसरी बातें हैं जो परफॉर्मेंस के हवाले से उनको तो कोई नोट नहीं करता, लेकिन इस तरह की बातें जिस तरह का हम बैठे हुए तस्करा कर रहे हैं, ये ऐसे ऐसे वो चुटकुले छोड़ जाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बंदा हैरान रह जाता है। आप बात कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट की और कह रहे हैं कि इंजॉय करेंगे। कौन सा भाई इंजॉय करना है पाकिस्तान क्रिकेट है जो कि फरवरी में हारी है न्यूजीलैंड से,
और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में आप हारे हैं और आप कह रहे हैं कि हम PSL जाके एंजॉय करेंगे। इसका मतलब है कि आपका कोई विजन नहीं है, आपका कोई इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर आप शिकस्त होगी। सर मैं एक बात बताऊं, कम्युनिकेशन का मसला है, प्रॉपर ट्रेनिंग का मसला है, उन्हें पता ही नहीं है कौन से अल्फाज कहाँ यूज करने हैं। मतलब यहाँ पे वो कब सीखेंगे? कोई नहीं सीखता। आप देख लें, जिसको भी उठा के लाके बिठा दें एक्सेप्ट फ्यू, किसी को बात करना आती है, किसी को बात करना नहीं आती। और शायद जो लोग जिम्मेदार हैं, जो इन्हें सिखा सकते हैं बात करने, वो इनके कहने सुनने में ही नहीं है। They are so big कि वो कोई नहीं ट्रेन कर सकता। This is more like an excuse। मतलब ये कितने सालों से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सपोजर इनका इतना कितना है, इंसान अपने आप को खुद ग्रूम करता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक ये कर नहीं पाए, कि हम आज तक बैठे हुए ये कह रहे हैं कि इनको पता नहीं है कि इन्होंने इंटरनेशनल एरिना में क्या बात करनी चाहिए। ऐसे अल्फाज तो हमारे ही जहन में आ गए इस वक्त जो इस्तेमाल किए जा सकते थे कि हम इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम देखेंगे अपनी परफॉर्मेंस को, हम फॉर्म में वापस आने की कोशिश करेंगे, सोच भी नहीं रहे थे, वो एंजॉय ही कह रहे थे। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही मेंट। इंट्रोस्पेक्शन की कोई जिक्र वहां नहीं हुआ था, उनकी टूटी फूटी बातों में भी ये पता नहीं चल रहा था कि वो इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब्दुल्ला जी, अच्छा जी, रिपोर्ट आ रही है ये इस दौरे की, कोई कब आ रही है? अब्दुल्ला, वो तो रवायती तौर पे हर दौरे के बाद जो है वो मैनेजर और कोच अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं और बिल्कुल उसी तरह रूटीन के मुताबिक अब भी होगा। आज सुबह क्योंकि वो पहुंचे हैं और हाकिब जावेद जो इंटरिम हेड कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनकी असाइनमेंट जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान के अख्ताम के साथ ही ख़त्म हो गई थी। फिर क्योंकि टूर जो था न्यूजीलैंड का वो बिल्कुल फौरी तौर पे था, इसलिए उन्हें कंटिन्यू करने के लिए कह दिया गया था। तो अब अगर हम उसके ऊपर जाएं, पेपर्स के ऊपर जाएं, तो आकिब जावेद की जो असाइनमेंट है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो मुलाकात करके चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को जरूर देंगे। अच्छा, और अभी जो ये तो चलें, ये दौरा है ना, इसकी रिपोर्ट तो चले आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की कोई कारकर्दगी रिपोर्ट आई, वजूहात का उसकी तो अब तक असेसमेंट हो जानी चाहिए थी। अब्दुल्ला, भी जो आने वाले दिन हैं, जो आने वाले हफ्ते हैं, एक तो जैसा मैंने पहले कहा कि अपने आप को सिर्फ और सिर्फ PSL में मसरूफ़ ना कर लें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो थिंक टैंक है, जो पिछले 3 महीनों के हुआ है, खुदारा उसको ज़रूर जो है वो उसका एनालिसिस किया जाए और उसकी मुताबिक फैसले किए जाएं। अब आपने बांग्लादेश के खिलाफ, अच्छा ये PSL तो हो रहा होगा, डोमेस्टिक में और भी कुछ चल रहा है इस वक्त, हो रहा होगा साथ? नहीं अभी तो सारे का सारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर है, PSL के ऊपर है। और इसके साथ साथ आपने बांग्लादेश की जो सीरीज आनी है उसकी तैयारी करनी है और आप अंदाजा इस बात से लगा लें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सोहेल। दैट इज ऑल द टाइम। ये सारी बात है कि PSL नॉट बिकम एन इवेंट जहां हमारे इतने इंटरनेशनल लेवल प्लेयर्स जो हैं दे कैन हाइड बिहाइंड इट, और उनकी जो बुरी परफॉर्मेंस इंटरनेशनली रही है उसको वो ज़रा छुपा लें एंड ऑल दैट इज़ नॉट वाई PSL वॉज मेड एंड दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। लेकिन रिजवान की उस स्टेटमेंट ने थोड़ा सा सीन जो है वो मुसलसल टीम हार रही होती है ना, इंटरनेशनल इस तरह टूर्नामेंट्स, इवेंट्स और सीरीज हार रही होती है, तो वी लव PSL, वी वांट इट टू सक्सीड, वी वांट इट टू बी द बेस्ट लीग इन द वर्ल्ड एंड वी विल एंजॉय इट एंड द प्राइमरी फोकस इज ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट एज वेल, एंड उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं प्लेयर डेवलपमेंट, नया टैलेंट आ जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो या थोड़ा सा स्पिरिट डैम्पन होता है जब, और ये वैसे भी वो इवेंट है जहाँ नए खिलाड़ी जो हैं वो अपनी स्किल और अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ना सिर्फ कि जो मंजे हमारे खिलाड़ी हैं वो छुप रहे हों इसके पीछे और अपनी गलतियाँ छुपा रहे हों। सो दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। अच्छा जी, 2024 के इंतखाबात में बतौर सिंगल पार्टी सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने के बावजूद तहरीक इंसाफ सियासी मुश्किलात से बाहर नहीं निकल पाई और PTI वकला की फ़ौज जफ़र मौज के बावजूद 2.25 साल से बानी जेल में हैं और बाहर बैठी पार्टी की क़यादत जो है वो एक दूसरे के खिलाफ गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। बहुत ही लड़ाइयाँ चल रही हैं। कल कौमी असम्बली इजलास से पहले PTI की पार्लिमानी पार्टी का ज़राए बताते हैं कि यहाँ भी पार्टी को सियासी मुश्किलात से निकालने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली तय करने के बजाय आपस के इख्तलाफात ही मौजूए बहस बने रहे और कई अरकान ने चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान से मुतालबा किया कि असद कैसर, आतिफ खान और शहराम तरकई के बारे में अली अमीन गंडापुर के बयानात की तहकीकात होनी चाहिए और अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने का भी कोई तस्करा नहीं, कोई मतलब पते की बात एक्चुअली हुई नहीं। तो अलबत्ता पार्टी चेयरमैन गौहर अली खान को उम्मीद है कि वो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ बढ़ रहे हैं।
अमेरिकन कांग्रेस में सैकड़ों ऐसी बिलें आ जाती है, वो प्रोसेस हो जाता है, साल लग जाते हैं, लोग अपने प्रोसेस करते हैं, पीटीआई का उसके साथ कोई लेना देना। अमेरिकन काकस की बात सामने आ रही है कि वो पाकिस्तान विजिट करी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से किसी ने ऑफिशियली कोई राब्ता नहीं, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, न हमारा कोई राब्ता है। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो एक नए राब्तों से मुताल्लिक बातचीत हो रही है, तो क्या वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं? मैं इतना ही बाखबर हूँ जितना आप बाखबर है, लेकिन देखो कोई ना कोई तरीका निकलना चाहिए। बैरिस्टर साहब क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं महीने बाद या अनकरीब जो है, क्योंकि पाकिस्तान तरीका इंसाफ जो है वो सड़कों पर भी आ रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का अलायमत जो हुए करेगी अलायंस के साथ हुए करेंगे इंशाल्लाह ताला। ईद के बाद हमने कहा था, मौलाना साहब ने भी हमें ये कहा था कि मैं अपने जो मजलिस आमला है उसके साथ में बातचीत करूंगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा 15 अप्रैल के बाद, वो भी हमें इन्फॉर्म करेंगे। हम सारे इंशाल्लाह ताला जो अपोजिशन के सियासी जमातें हैं उनके साथ राबिता करेंगे, अलायंस बनाएंगे, जो कुछ आइंदा का लाए अमल होगा वो अलायंस के साथ इंशाल्लाह ताला हुए करेंगे। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है और बैरिस्टर गौहर भी बहुत ही पुरुम्मीद है कि 15 अप्रैल के बाद मौलाना भी बता देंगे। अब मौलाना इनके साथ आते हैं नहीं आते हैं, इनके आपस के फड्डे लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हैं। फिर जो बयानिया है कि डट के खड़ा है वाला मामला जो है वो कितने डट के खड़े हैं वो भी आज़म सवाती साहब ने बता दिया। खैर ऐसी पे बात करते हैं। सुहेल वड़ाइद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। बहुत शुक्रिया वड़ाइद साहब बताइएगा, तहरीक इंसाफ की सर्टनली ख्वाहिश है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस हो और वो एक तहरीक चलाकर हुकूमत को चलता करें, लेकिन पार्टी की इस वक्त जो हालत है, अंदरूनी इख्तलाफात हैं, सिचुएशन जो नज़र आ रही है, क्या मौलाना साहब के लिए आसान होगा कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा बने? देखिए मौलाना और जो तहरीक इंसाफ है ना, मेन इस वक्त जो इशू है वो ये है कि KPK में इनकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी। पंजाब में तो तहरीक इंसाफ है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। बलूचिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान है, वहाँ पे इतना तहरीक इंसाफ नहीं है। और इसी तरह सिंध में भी दोनों ही इतनी कोई बड़ी नुमायाँ पार्टियाँ नहीं हैं। कराची के अंदर है तहरीक इंसाफ। तो असल मसला तो ये है कि KPK के अंदर क्या अंडरस्टैंडिंग होगी। अब अली अमीन गंडापुर और मौलाना फजलुर रहमान आमने सामने होते हैं, तो उन सीटों का क्या होगा, अगली हुकूमत क्या होगी। तहरीक चला के अगर हुकूमत को निकाल लेंगे तो फिर जो है JUI और तहरीक इंसाफ आपस में कैसे बैठेंगे। तो जब तक ये चीज़ें तय नहीं होती उस वक्त तक मेरा ख्याल है कोई इत्तेहाद जो है वो कोई अमली शक्ल इख्तियार नहीं करेगा। डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें राय साहब होनी है सेटल, लेकिन और भी बहुत कुछ हो रहा है। PTI के कुछ लोग एलानिया इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात या डील के ख्वाहिशमंद हैं और कुछ लोग इस्लामाबाद पर हल्ला बोलना और सख्त एहतजाजी सियासत करना चाहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें साथ कैसे चल सकती हैं, कैसे मुमकिन होगा? मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है ये चीज़ तो इमरान खान ही वाज़े कर सकते हैं और उन्हें अब ये समझ लेना चाहिए कि उनके पास स्ट्रीट पावर ख़त्म हो चुकी है। अब उनके पास सिर्फ वोट पावर है और वोट पावर ज़ाहिर है तभी उसका इजहार होगा जब इलेक्शन होंगे। तो उन्हें अब मेन फोकस ये करना चाहिए कि ये जो भी हो गया, अब अगले मुनसफाना इलेक्शन कब हो सकते हैं उस पर डायलॉग होना चाहिए। 2 साल बाद, 3 साल बाद, जितनी जल्दी इमरान खान करवा सकते हैं ये उनकी कामयाबी होगी और हुकूमत और मुक़्तदरा की ये कामयाबी होगी कि वो इसको कितना आगे लेके जा सके। अच्छा, आप ये बताइएगा मौलाना साहब, इन हालात में हुकूमत बज़ाहिर कंफर्टेबल है, मौजी चल रही है, ऑल्दो पीपल्स पार्टी वाला नहरों वाला मामला है, लीगी रहनुमाओं की बातों में इस एतमाद को देखा भी जा सकता है कि अदरवाइज़ PTI से उन्हें फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं महसूस हो रहा। बिजली की कीमतों में कमी भी एक गेम चेंजर वो अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि हो सकती है, हो भी सकता है, और माशी आशारिये भी मुस्बत हैं, एक स्टेबिलिटी तो है इकनॉमिक सतह पे। तो क्या ये परफॉर्मेंस वाला बयानिया अवाम में पसीराई हासिल कर सकेगा? देखिए जो होता है ना विक्टिम कार्ड, वो डेवलपमेंट कार्ड से बड़ा होता है। इस वक्त इमरान खान का विक्टिम कार्ड चल रहा है। परफॉर्मेंस कार्ड बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी जब तक ग्रास रूट तक उसके असरात आएंगे, उस वक्त जाकर ये कारगर होगा। अभी तो इमरान खान का वोट बैंक उसी तरह बरकरार है, स्ट्रीट पावर नहीं है पंजाब में, लेकिन वोट बैंक उसी तरह मौजूद है। एक दफ़ा वोट उसको पड़ेंगे, चाहे वो आप बाय इलेक्शन करा, चाहे आप लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करा लें, चाहे जनरल इलेक्शन करा लें, एक दफ़ा उसको मैंडेट मिलेगा। ऑलराइट राय साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। बट इंटरेस्टिंग बात है, स्ट्रीट पावर जिस तरह वो कह रहे थे वो वाकई अब पता चलता है कि वो नहीं रही
और बात वोट्स पे ही जाएगी, बट दैट मीन्स के इलेक्शंस जब होंगे तब पता चलेगा। सो इट फील्स लाइक PTI इज़ इन अ बिट ऑफ अ प्रिकेरियस सिचुएशन, क्योंकि ग्रैंड अलायंस की भी देखें ना, कुछ चीज़ों की इतनी बात हो जाती है और फिर एंड में कुछ निकलता नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो, और बात हुए चली जा रही है। खैर लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है वो भी जाए। अभी हम आगे बढ़ेंगे। कमिंग बैक टू मौसम, बहुत गर्मी बढ़ गई है मुल्क में अचानक से। कमिंग बैक टू मौसम इन अ सेंस कि एकदम दर्जा हरारत में जो इस वक्त ऑन एवरेज हुआ करता है ना, उससे 6 से 7 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग फॉर हमारी क्रॉप्स, फलों की फसल, एवरीथिंग। मतलब हमको तो खुद को गर्मी लग रही है ना, वो तो एक प्रॉब्लम है ही है, बट इट्स ओवरऑल भी इसका कोई अच्छा असर नहीं होगा। जैकबाबाद में कितनी गर्मी पड़ रही है ये हमें मुकेश रुपैदा बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैकबाबाद में जूं गर्मी का पारा बढ़ रहा है तो सेबको की जानिब से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर जो मुतासर होकर रह गई है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो बर्फ़ की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं और जो अस्पतालों में मरीज़ हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि एशिया का गर्म तरीन शहर है और यहाँ पर जो आखिरी दर्ज हरारत रिकॉर्ड की जाती है वो 52 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन अभी गर्मी का पारा जो 40 सेंटीग्रेड तक भी नहीं पहुँचा। तो सेबको की जानिब से गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है, जबकि सेबको ने एलानिया जो लोड शेडिंग है वो 8 घंटे शेड्यूल जारी किया था, जबकि सेबको की जानिब से जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है 14 से 16 घंटे की जा रही है, जिसकी वजह से शहरियों का कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर रह गया है। मतलब इफ़ देयर वाज अ वे कि आपको स्क्रीन से गर्मी लगना स्टार्ट हो जाए देख के, तो वो मैंने अभी महसूस किया है। एशिया का गर्म तरीन शहर भी है जैकबाबाद, बाय द वे बहुत गर्म, वहाँ बहुत ही गर्मी पड़ती है और अभी तो बहुत ही अर्ली हो गया है। सो प्रॉब्लम यही है कि अप्रैल में अगर ये हाल है, मतलब लिटरली लाइक द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल में अगर ये हाल है तो आगे क्या होने वाला है। यासिर फारूकी हमारा इंतजार कर रहे हैं सखर, और क्यों अभी आपको यकीन नहीं आया कि आप मजीद गर्मी देखना चाहते हैं? सखर की सूरत हाल भी इम्पोर्टेंट है जानना। ओके फाइन। जी बिल्कुल, सखर में भी गर्मी की एंट्री हो चुकी है और रोज बरोज गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज सखर में दर्जाए हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जो कि आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, शहरियों की परेशानी भी बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि सेबको की जानिब से शहरी और दही इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ा दिया गया है। शहरी इलाकों में 4 घंटे तक एलानिया, जबकि 8 घंटे तक गैर एलानिया। इसी तरह दही इलाकों में 8 घंटे तक एलानिया और 12 घंटे तक गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। सेबको हुक्काम का कहना है कि जिन इलाकों में लाइन लॉसेस ज्यादा हैं वहां पे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो एक्सप्रेस फीडर हैं वहां पे बिल्कुल भी लोड शेडिंग नहीं है। थैंक यू। सखर में भी बिल्कुल वही चल रहा है, गर्मी हर जगह है। लेट्स टॉक अबाउट ज़ैगम साहब हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया अंजुम साहब। अंजुम साहब बताइएगा, अब ये अप्रैल के इन दिनों में एवरेज टेम्परेचर्स क्या होते थे या होने चाहिए, और अभी तो हमें लग रहा है ज़रा ज़्यादा ही हैं जो होने चाहिए थे उससे? जी बहुत शुक्रिया। पहले बात करते हैं अंजुम साहब आपकी ना आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है। आई थिंक वील कनेक्ट विद यू अगेन, और मीनवाइल हम जरा इसको फिक्स, मतलब इंटरनेट का कोई इशू है। जी अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब से हम बात कर रहे हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अंजुम साहब, और सवाल आपसे अंजुम साहब ये किया था कि क्या ये नॉर्मल वेदर पैटर्न है जो हम देख रहे हैं, क्योंकि ये शदीद और सीरियस गर्मी है जो कि लिटरली इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमने ऐसा लग रहा है मई है, जून है, तो ये आपको बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है कि इसी तरह ही एक्सपेक्टेड था? जी देखें, जब हमने अप्रैल मई जून की फोरकास्ट की थी मार्च में, तो हमने ये बता दिया था कि इन 3 महीनों में जो टेम्परेचर्स हैं वो एवरेज से अबव रहेंगे। तो जब अबव की बात हो जाती है तो फिर तकरीबन इस दौरान जो है वो पिछले दिनों 2 से 3 रोज़ के दौरान जो पंजाब के मैदानी इलाके और सिंध के जो मैदानी इलाके जिसमें शुमाली और वस्ती सिंध है, इसमें दर्जे हरारत तकरीबन 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड अबव नॉर्मल जा रहे हैं। अगर हम इसको इस साल के अप्रैल को कंपेयर करें लास्ट ईयर अप्रैल से, तो इस साल के टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रीवियस अप्रैल से ज़्यादा हैं। रीज़न वही है कि इस साल हमारे पास विंटर में रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ, उसके बाद जो है हमारे पहाड़ों पर बर्फ़ इतनी मौजूद नहीं है कि जो शुमाल से आने वाली हवाएं हैं वो कुछ ना कुछ ठंडक नीचे अप्रैल के स्टार्ट तक लेकर आती थी, क्योंकि अब वो पहाड़ों पे उस तरह बर्फ़ नहीं है, तो जो विंड्स हैं या सूरज अपनी जो आबोताब दिखा रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर राइज्ड है। अच्छा, टेम्परेचर राइज्ड हैं, तो अब क्या बारिश का क्या सीन है, उसका कोई इम्कान है? वाटर स्कैर्सिटी की बात हो रही है,
ड्रॉट की बात हो रही है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी बात हो रही है। देखिए जी, बारिश का एक माइल्ड सा सिलसिला जो है वो आज शाम या कल से 11 तारीख की शाम या 12 की अलग सुबह तक मुल्क के तकरीबन शुमारी इलाकों को मुतासिर करेगा, जिसमें नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, जिसमें कोयटा, ज़ोब और उससे मुल्हिका इलाके हैं, या फिर अपर KPK में जो सवात, मैंगोरा और उससे मुल्हिका इलाके इसमें शामिल होंगे, फिर कश्मीर का कुछ इलाका, सदरन GB का कुछ इलाका, और उसके साथ साथ अपर पंजाब, गिलियात, मरी, और इस तरफ आ तो लाहौर में भी चांस होगा, नारोवाल, सियालकोट और पोटोहार रीजन में भी इस बात की तवक्को है कि एक मोतदिल बारिश हो जाएगी। ताहम मैं ये बात बताता चलूं कि साथ साथ क्योंकि टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा है तो इसकी वजह से शदीद आंधी की भी तवक्को होगी, और नॉर्दर्न जो आपका पोटोहार रीजन है उसमें चंद एक मकामात पर जो है ये नॉर्मल है, हर चंद साल बाद ये वेदर पैटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है, या ये फिनोमेना है, ग्लोबल वार्मिंग है और बहुत सी चीजें। अभी जो आपने बारिश की बात की है ये भी बता दें कि क्या उसके बाद कोई एक्सपेक्ट किया जाएगा कि टेम्परेचर जरा गिरेगा और बेहतर होगा? देखिए जी, इस बारिश के बाद टेम्परेचर एज सच कोई बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा, 2 से 4 डिग्री का इम्पैक्ट आएगा, वो भी 2 से 3 रोज़ के लिए। उसके बाद एक दफ़ा फिर टेम्परेचर राइज होगा। फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17 तारीख से एक और मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के शुमाल को मुतासर करेगा, तो उसके बाद भी 1 से 2 दिन जो है वो टेम्परेचर जो है वो डाउन होगा, लेकिन उसके बाद अप्रैल के एंड में फिर एक और हीट वेव जो है वो उसके बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, ठीक है जी, फॉर गिविंग अस एन अपडेट। बात बेसिकली ये है कि गर्मी रहेगी। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट देना है जियो पाकिस्तान में, और हम याद कर रहे हैं पटियाला घराने से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ गुलकार असद अमानत अली खान को, जिन को हमसे बिछड़े बाय द वे आज 18 बरस हो गए। कैन यू इमेजिन? लेट्स वॉच दिस। अभी दैट इज इट, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे, बाय।